प्यारी धन्नो, चल जल्दी से ये घास खा ले, उसके बाद मैं भी अपने कमरे में जाऊं, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ। तू बाहर नहीं निकलना, समझी? अरे यहाँ तो पानी नहीं है। राधिका, राधिका बहू, जरा बाहर तो आ। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? अरे क्या है माँ जी, क्यों परेशान कर रही हो? जरा सा मुझे अपने एसी वाले कमरे में भी नहीं लेटने देती हैं आप। खाना बना कि नहीं? माँ जी मैंने पास्ता बना दिया है, आज वही खा लेना। हे भगवान, तेरी वजह से घर में और किचन में एसी लगवाया, अब तुझसे खाना भी नहीं बनता। अच्छा तू धन्नो के लिए पानी लिया बाहर अंदर से। माँ जी आपको पता है ना, मुझे गर्मी में बाहर आना पसंद नहीं है। मेरा फेस मास्क काम भी नहीं करेगा। ये आखिरी बार पानी ला रही हूँ, इसके बाद आप मुझे कभी कुछ नहीं कहेंगी बाहर के काम के लिए। मैं तुझे कुछ कहती भी कहाँ हूँ, बस पछता रही हूँ तेरे जैसी मॉडर्न बहू को पाकर। तभी राधिका एक बाल्टी पानी सास को बाहर लाकर दे देती है। दरअसल ये है विमला, जो रामपुर गांव में अपने परिवार के साथ रहती है। लेकिन एक दिन बड़ा बेटा शहर की मॉडर्न लड़की राधिका से प्यार कर शादी कर उसे गांव में ले आता है, जिसके बाद राधिका गांव के माहौल में बिल्कुल भी नहीं ढलती और अपने जरूरत के हिसाब से घर में एसी भी लगवा लेती है। सास को ही घर का सारा काम करना पड़ता है। कुछ देर बाद मुझे बहू की एसी खाने पीने की चीजें बिल्कुल समझ नहीं आती है। ऊपर से मॉडर्न कितनी है, देखो तो पल्ला भी नहीं करती, कैसे रहती है घर में। आने जाने वाले रिश्तेदार मुझे टोक देते हैं और सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे तुम्हारे लिए लगता है। बहू होने के बावजूद भी तुम घर देखती हो। अजी अब क्या कर सकती हूँ। अरे मुझे अपनी इस बात का जवाब मिल गया। गोविंद जी, मैं सोच रही हूँ माधव की शादी एक गांव की लड़की से कर दूं, जो हमें भी समझे, हमारा घर भी संभाले। इस मॉडर्न बहू से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मेरी नजर में मेरे दोस्त की बेटी है, वो बहुत सुशील है, बहुत प्यारी बच्ची है। दोनों सास ससुर फौरन बेटे के रिश्ते के लिए दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। वहीं ये सब बात सुन मॉडर्न बहू कहती है, बेचारे मेरे सास ससुर मुझसे निपट नहीं पाते, अब एक और आफत लाने की तैयारी में हैं। चलो अच्छा है, उस पर भी मैं अपना हुक्म चलाऊंगी। इसके बाद राधिका अपने कमरे में रहकर आराम से बाहर का खाना ऑर्डर करके खाती है। वहीं गोविंद और विमला अपने छोटे बेटे के लिए पारुल को पसंद कर लेते हैं और महज 1 महीने में शादी कर बहू को घर ले आते हैं। पारुल बहू 5वीं पास थी। खैर ससुराल की पहली रसोई में वह अपने ससुराल वालों को बेहतरीन खाना खिलाकर खुश कर देती है। फिर सास ससुर से शगुन लेने के बाद घूंघट वाली गंवार बहू उनके पैर छूती है। बस बहू जीती रहो। वैसे बहू तुमने घूंघट क्यों किया है? हमारे घर में एक और बहू है जो बहुत मॉडर्न है, तो तुम घूंघट तो रहने ही दो। अरे पापा जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मुझे माता पिता ने यही सिखाकर भेजा कि सास ससुर के आगे घूंघट करके अपना मान सम्मान बढ़ाऊं, ख्याल रखूं। ऐसे बिना घूंघट के ठीक नहीं होता है। बहू, तुमने इतना बोला, मान सम्मान बढ़ाया, यही बहुत बड़ी बात है। घूंघट करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, बेशक सर ढक कर रहना। ठीक है माँ जी। पारुल, तुम ज्यादा ही नौटंकी करके नहीं दिखा रही हो? खैर गांव की गवार हो, ये सब हरकत तो करोगी ही। छोटा मुंह बड़ी बात जेठानी जी, पर आपने जिस तरीके से माँ जी पापा जी के सामने कपड़े पहने ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। साड़ी तो ऐसी होती है जिसमें नारी सुंदर लगे, ना कि अंग दिखाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी मॉडर्न हूँ, अब तुम मुझे बताओगी कि सही क्या है गलत क्या है? अरे तुम्हें तो मेरे जैसा मेकअप करना, ड्रेसिंग स्टाइल, इन सब के बारे में भी नहीं पता होगा। अरे भाभी शांत शांत, उसे आपके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। देवरानी जेठानी की तरह आप दोनों लड़ना बंद कीजिए। माधव ठीक कह रहा राधिका बहू, तुझे तो खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, मैं ही बनाती थी पहले, तो अब से सारा खाना पारुल बहू देख लेगी। तू बाहर के काम कर लेना। नहीं माँ जी, मैं इतनी गर्मी में बाहर का काम नहीं कर सकती, मेरी स्किन डल हो गई तो। वैसे भी इस गांव जैसे एरिया में स्पा नहीं है, मैं घर के अंदर का काम कर लूंगी, क्योंकि उन भैंसों को संभालना और पौधों में पानी डालना, पापड़ को देखना, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, गर्मी में बाहर के सारे काम मैं ही देख लूंगी। तभी राधिका अपने एसी वाले कमरे में चली जाती है और पारुल बाहर धन्नो से मिलने जाती है, उसे नहला भी देती है। अरे प्यारी धन्नो, दोस्त बनोगी? बहुत गर्मी है, तुम्हें धूप लग जाएगी, तनिक छांव में आ जाओ, नहा कर तो तुम्हें ठंडा ठंडा लग रहा होगा ना। तभी धन्नो अपने गले की घंटी बजाकर पारुल को उसकी बात का जवाब देती है। अरे वाह, तुम तो मुझसे बातें भी करने लग गई, बहुत खूब। अब ये चारा खा लो। लगता है बहू तुम उसके साथ घुल मिल गई हो। हाँ माँ जी, मुझे धन्नो बहुत पसंद है। बताइए ना, बाहर का और क्या काम है? देखो बहू, पापड़, अचार बनाना और धन्नो को खिलाना पिलाना, नहलाना और पौधों में पानी डालना, बस इतना ही है। ठीक है माँ जी। तब विमला चली जाती है। फिर बहू आलू उबाल कर धूप में उसके पापड़ बनाने लगती है। बहुत देर तक धूप में पापड़ बनाने से उसके शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है।
शुक्र है ये पापड़ बनाने का काम तो खत्म हुआ। अब मैं धन्नो को चारा दे देती हूँ, उसे भूख लगी होगी। ये कहकर पारुल गाय को चारा देती है। उसे काम करता देख पड़ोसी तारीफ करते हैं। वहीं अपने कमरे से चंट जेठानी भी देखती है। देखो तो कैसे गंवार बहू गर्मी में काम कर रही है। बहुत शौक है ना इसको बाहर गर्मी में काम करने का। कल इसकी मैं लंका लगा दूंगी। राधिका रसोई में ठंडा जूस पीती है। कुछ देर बाद फोन चलाने लगती है। ये क्या बहू, तू यहाँ बैठकर फोन चला रही है? सिंक में इतने सारे बर्तन हैं, अब घर के अंदर का काम तो करेगी। अब वो भी नहीं होता तुझसे एसी में। करूंगी ना माँ जी, करूंगी। तब सास के सामने राधिका एसी वाले किचन में काम करने लगती है। विमला के जाने के बाद ही पारुल जब रसोई में आती है। अरे वाह, जब मैं सुबह रसोई में खाना बना रही थी तब तो मुझे रसोई इतनी ठंडी ठंडी नहीं लगी, तो इस टाइम कैसे? जेठानी जी, ये रसोई तो ऐसे ठंडी हो रही है जैसे कि मैं हिमालय की पर्वत में आ गई हूँ। अब तुम जैसे गवार को क्या पता कि रसोई में एसी लगा है जो इतनी ठंडी हवा देता है। तुम्हारे टाइम पर सुबह एसी नहीं चल रहा था तो तुमने गर्मी में ही खाना बना कर दे दिया। लेकिन मैं गर्मी जरा सी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। खैर, शाम को मुझे सब्जी बनानी है, इसीलिए बाजार जाकर अभी इसी वक्त कच्ची मटर, पनीर, मसाले और टमाटर प्याज खरीद कर ले आना। जेठानी जी, मैं अभी तो बाहर से आई हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं शाम को चली जाऊंगी जब थोड़ी सी धूप खत्म हो जाएगी। नहीं, तुम्हें अभी इसी वक्त जाना पड़ेगा, बाहर के काम है ना तुम्हारे, तो जाओ करो। तब बेचारी बाहर धूप में जाकर जेठानी का बोला हुआ काम करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। मॉडर्न बहू घर में भी काम करने से बचती है और दोनों टाइम बाहर से खाना ऑर्डर करके घर वालों को खिलाती है। उन्हें कुछ पता भी नहीं चलने देती और अपना मेकअप करना, एसी वाले कमरे में बैठकर रील बनाना, यही सब करती थी। वहीं बेचारी गंवार बहू कभी धन्नो का ख्याल रखती तो कभी उसे बाहर घुमाने ले जाती, कभी धूप में बगिया में पानी डालती, बाहर गर्मी में घर के बाहर सफाई करती। सिर्फ इतना ही नहीं, जेठानी भी बार बार उसे बाहर भेजती, कभी आइसक्रीम लाने के लिए, कभी ऑर्डर किए खाने को लाने, तो कभी बाजार से सामान लाने के लिए। उसके धूप के काम कभी खत्म ही नहीं होते थे, जिससे अक्सर वो परेशान हो जाती थी। एक दिन, अब तो बहुत हो रहा है, मैं तो बाहर का काम करके थक जाती हूँ। आज मुझे धन्नो को बाहर नदी पर नहलाने के लिए जाना था, लेकिन हिम्मत नहीं है। बहू, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं राधिका से कह देती हूँ। वैसे भी अपने एसी के कमरे में लेटी रहती है 24 घंटे। देखूं इसने दोपहर का खाना बनाया या नहीं बनाया। अंदर चल। अच्छा हुआ विमला जो तू उसकी फिक्र करके इसे अंदर ले जा रही, क्योंकि तेरी ये एक बहू है जो बाहर गर्मी में कितना भी काम कर ले, सोने जैसा चेहरा चमकता रहता है, और एक वो है जो घर में बैठी रहती, कोई काम नहीं करती, फिर भी इतने महंगे प्रोडक्ट लगाती, हर वक्त मुंह पर जैसे कि पता नहीं कितनी धूप में काम करके काली हो गई हो। ये सब दूर खड़ी राधिका सब सुन लेती है और सविता उसके पास आती है कि बाहर का ऑर्डर मंगाया हुआ खाना प्लेट में निकालते हुए देख लेती है। ये सब क्या है राधिका, तूने रसोई में खाना नहीं बनाया, बाहर से ऑर्डर किया खाना हमें खिला रही है। आखिरकार आपको पता चल ही गया। हाँ, मैंने खाना बाहर से ऑर्डर किया क्योंकि मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं पसंद माँ जी, और इतनी गर्मी में कौन काम करता है। ये तू मुझसे पूछ रही? अरे तेरी आंखों के सामने जीता जागता सबूत तेरी देवरानी है। भले ही गंवार सही, लेकिन बाहर लगातार धूप में काम करके इसने खुद को कमजोर कर लिया है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ तूने भी इसे जानबूझकर बार बार बाहर भेजा है। तब भी इस लड़की ने सारा काम किया, पर तूने क्या किया? तू तो अंदर एसी में ही रहती है 24 घंटे। साफ बात तो ये है कि बहू तू कभी पारुल बहू की बराबरी कर ही नहीं सकी। तेरे बस की नहीं है बाहर का काम संभालना। माँ जी, क्यों आप इसके नाम के गुणगान गाती रहती हैं? मैं भी बाहर का काम संभाल सकती हूँ। ऐसा है तो जा, आज धन्नो को नदी में तू नहला कर लाएगी। माँ जी रहने दीजिए, जेठानी जी नहीं ले जा पाएंगे उसको। अब तो मुझे जरूर जाना है। तब राधिका धन्नो की गले की रस्सी पकड़कर उसे नदी में ले जाती है, जहां मॉडर्न बहू उसको पकड़कर नहलाने में बहुत हिचकिचाती है। पीछे पीछे पारुल भी आ जाती है। तभी धन्नो की पूंछ से राधिका डरकर नदी में गिर जाती है और डूबने लगती है। बचाओ बचाओ। तब जाकर पारुल राधिका को बचाकर धन्नो समेत घर आती है। तब राधिका, माँ जी और पारुल आप दोनों मुझे माफ कर दो। सच में बाहर गर्मी में लगातार काम करना बहुत बड़ी बात है। मैं तो धन्नो को नहला भी नहीं पाई और घर में रहकर आसान काम भी नहीं करती। मैंने तुम्हें आज तक जो भी कहा उसके लिए माफ कर दो पारुल। दीदी, बीती बातें भूलकर हम एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है? इस प्रकार मॉडर्न बहू गंवार बहू के गुणों को अपनाकर खुद को सुधारती है और ससुराल वालों को भी खुश रखने लगती है। अरे भाई साहब, ठीक ठीक लगा लीजिए, हर रोज आपसे ही सब्जियां लेते हैं और सब्जी वाले तो इतनी महंगी सब्जी नहीं बेच रहे जितनी आप बेच रहे हैं। अरे बहन जी, अब क्या ही बोलूंगा आपसे, ले लीजिए, जितना रोज देती है उतना ही दे दीजिएगा। इस बार तो हमने लगभग महीने भर का राशन ले लिया।
सही किया, हर हफ्ते बार बार लेने से अच्छा है कि एक बार में ही ले लो। वो दुकान वाला भी 30-40 रुपए कम कर लेता है सारा सामान एक साथ लेने में। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं, अभी तो खाना भी बनाना है। अरे कहाँ हो आजकल, कहीं दिखाई नहीं देते, कभी घर आओ। हाँ सरपंच जी जरूर आएंगे। वो क्या है ना, आजकल काम थोड़ा ज्यादा है तो इसलिए समय नहीं मिल पा रहा है। अभी भी बड़ी मुश्किल से खाना खाने के लिए वक्त निकाल कर आए हैं। मदनपुर नामक इस छोटे से गांव में सारे लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। हर कोई एक दूसरे की काफी मदद करता था। सभी गांव वालों में एक दूसरे के प्रति काफी मेल मिलाप और प्यार था। हर रोज की तरह आज भी सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे कि तभी इस छोटे से गांव में बड़ी बड़ी 3-4 गाड़ियां आती हैं, जिसमें से एक अखिलेश नाम का आदमी अपने बॉडीगार्ड के साथ गाड़ी से उतरता है और सीधा सरपंच के पास आता है। अरे आप लोग कौन हैं? यहाँ किसी जरूरी काम से आए हैं क्या? जी, मेरा नाम अखिलेश है और मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। कुछ समय पहले ही सरकार से मैंने इस गांव की सारी जमीन खरीदी है। मैं इस जमीन पर जल्द से जल्द एक फैक्ट्री बनाने वाला हूँ, इसलिए आप लोगों से जमीन को खाली करने के लिए कहने आया हूँ। अगले हफ्ते से यहाँ फैक्ट्री का काम शुरू हो जाएगा, तो आप लोग जल्द से जल्द इस जमीन को खाली कर दीजिएगा। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? इस तरह सरकार आप लोगों को हमारी जमीन कैसे बेच सकती है? क्या आपके पास कोई कागजात हैं? ये जमीन हमारी है, हम अपनी जमीन घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? इस बारे में हम पुलिस से बात करेंगे। मैं आप लोगों को प्यार से समझाने के लिए आया हूँ। सरकार ने आपकी जमीन मेरे नाम कर दी है, इसलिए जल्द से जल्द आप अपना सामान पैक करिएगा और यहाँ से जाइए। यहाँ से आप चले जाइए, वरना आप मेरे बॉडीगार्ड तो देख ही रहे हैं, फिर ये अपने तरीके से आप लोगों से यहाँ गाँव खाली करवाएंगे। तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ हम इतने सालों से रहते आ रहे हैं, इसी जमीन पर हमारा रोजगार है, खेत है, घर है। हम लोग भलाई से छोड़कर कहाँ जाएंगे? यह आप लोगों की दिक्कत है। मैं सिर्फ 7 दिन की मोहलत दे रहा हूँ आप लोगों को। 8वें दिन आकर मेरे बॉडीगार्ड खुद आप लोगों से यह पूरा गांव खाली करवा देंगे। सारे गांव वाले को अखिलेश धमकी देकर वहां से चला जाता है। अखिलेश की बात सुनकर कोई परेशान होता है और अब पूरे गांव भर में इसी बारे में बात होती है। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे अपनी जमीन को छोड़कर? आप पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कर देते? पुलिस जरूर हमारी मदद करेगी। अरे इस बारे में हमने सरपंच जी से बात की थी, लेकिन वो आदमी काफी बड़ा है। 2-4 पैसे खिलाकर पुलिस को अपनी जेब में रख लेगा। क्या करेंगे हम लोग? कहीं हम लोगों की जान पर बात ना आ जाए। इसका मतलब हम इस जगह को छोड़कर चले ही जाएंगे। माँ, हम कहाँ जाएंगे? बेचारे सारे गांव वाले चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे अब उन सब की परेशानी भी बढ़ती जाती है और आज 6ठा दिन होता है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें हम लोग। काफी डर भी लग रहा है, अब भगवान ही कोई चमत्कार दिखाएंगे। उस रात गांव में कोई भी चैन की नींद नहीं सो पाता। ये छोटा सा गांव समुद्र के किनारे ही बसा था। रात के तकरीबन घड़ी में 1 बज रहे थे कि तभी समुद्र में अचानक तूफान आ जाता है और साथ ही भयंकर बारिश भी होने लगती है और कुछ ही देर में हल्के हल्के भूकंप के झटके भी सभी गांव वालों को महसूस होने लगते हैं। सभी लोग डर के मारे अपने घरों में बैठे होते हैं। सुबह होने के साथ साथ बारिश और तूफान बंद हो जाते हैं और अब जब सब लोग अपने घरों से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके गांव का आधा हिस्सा भूकंप की वजह से टूटकर समुद्र में चला गया है। हे भगवान, ये हमारे गांव का हिस्सा कैसे टूटकर अलग हो गया? कल रात जो भूकंप के झटके हमें महसूस हुए थे, ये उसी का ही नतीजा है। मेरी मानिए तो हम सब लोग इसी हिस्से में चलते हैं। हम जिस हिस्से में अभी खड़े हैं यहाँ पर काफी नुकसान हो चुका है। कई लोगों के घर टूट गए हैं, फसलें भी खराब हो गई हैं और अगर वो अखिलेश यहाँ आ गया तो हम उस दूसरे हिस्से पे जाकर रहेंगे। वहाँ अखिलेश और उसके गुंडे नहीं आ सकेंगे। सुनीता बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें जल्द से जल्द नाव बनानी होगी उस तरफ जाने के लिए। मैं अपनी पत्नी से उनकी बात से सहमत हूँ। अब हम लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। लगता है यह भगवान का ही कोई इशारा है। गांव के सभी लोग उन 5 बहू की बात से सहमत होते हैं और जल्द से जल्द एक लकड़ी की नाव बनाकर थोड़े थोड़े करके सभी लोग समुद्र पर तैरते हुए उस गांव के हिस्से पर आ पहुंचते हैं। अरे हम लोग यहाँ तो आ गए, लेकिन अब यहाँ करेंगे क्या? घर बनाने के लिए जेब में ना ही पैसा है और ना ही कोई सामान। बिना घर के अब यहाँ कैसे गुजारा करेंगे इस तरह खुले आसमान के नीचे रहकर? हमें इस तरह खुले में रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग घर बना सकते हैं। हमारे गांव में कई लोगों के घर मिट्टी के बने हुए थे। मिट्टी के घर बनाने में बिल्कुल भी लागत नहीं आएगी और ना ही ज्यादा समय लगेगा। अगर हम लकड़ी ईंट पत्थर का घर बनाते हैं तो उसमें समय लगेगा ही, और साथ ही साथ अगर दोबारा तूफान आया तो काफी नुकसान होगा। मिट्टी का घर अगर टूट भी गया तो दोबारा बना सकते हैं। रेखा बिल्कुल ठीक कह रही है और समुद्र के किनारे से तो हमें काफी सारी मिट्टी भी मिल जाएगी घर बनाने के लिए। तो अब देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं अपना मिट्टी का गाँव बनाना।
सभी लोग नाव से दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं और वहां से अपना बचा कुचा जरूरत का सामान लाकर समुद्र के तैरते गांव के हिस्से पर रख देते हैं। तो वहीं अब एक एक कर सभी लोग ढेर सारी मिट्टी लेकर नाव से इस तरफ लाते हैं और अब अपना मिट्टी का गांव बनाने की तैयारी करने में एक साथ जुट जाते हैं। अरे बच्चों, 2 मंजिल का घर बनाओ, हम 7 लोग हैं। अब इस एक कमरे में तो गुजारा होने से रहा, और थोड़ी मिट्टी और गीली करो, सूखी सूखी मिट्टी है। मेरे ख्याल से हम लोगों को छोटे छोटे 5 कमरे बना लेने चाहिए। बड़ा कमरा बनाने में काफी समय लगेगा, मिट्टी से छोटे छोटे कमरे जल्दी भी बन जाएंगे। मिट्टी तो हमारे पास खत्म हो गई है। एक काम करती हूँ, मैं और मिट्टी लेकर आती हूँ, और ये जो मिट्टी बची है इसमें तुम पानी मिलाकर इसे अच्छे से गीला कर लो। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा किस तरह बनाऊं अपना मिट्टी का घर। सरपंच जी, आप परेशान मत होइए, हम लोग हैं ना, हम लोग आपकी मदद करते हैं। सभी गांव वाले एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए थे। कोई अपना 2 मंजिला घर बना रहा था तो कोई 1 मंजिला घर, और कुछ तो मिट्टी से दुकान ही बनाने में लग गए थे। अरे बन गई मेरी छोटी सी मिट्टी की दुकान, अब मैं इसमें पहले की तरह आराम से राशन भर सकूंगा। 3 से 4 दिनों के अंदर ही सभी गांव वाले समुद्र पर तैरते अपने गांव की छोटी सी जमीन पर अपना पूरा एक मिट्टी का गांव ही बसा लेते हैं। और अब तो कुछ लोग समुद्र के पानी की मदद के चलते खेती करना भी शुरू कर देते हैं। अरे अच्छा हुआ कल मेरे दिमाग में खेती करने का आइडिया आ गया। इतना सारा पानी है और जमीन भी काफी उपजाऊ है। अब पहले वाला काम तो हम कर नहीं सकते, तो खेती करके ही गुजारा चलाना पड़ेगा। अरे मैंने तो यहाँ समुद्र के किनारे पर ढेर सारी मछलियाँ भी देखी हैं, तो क्यों ना हम लोग मछली पकड़ना शुरू कर दें। ये सही रहेगा, मछलियाँ पकड़ने और उन्हें शहर ले जाकर बेचेंगे तो काफी मुनाफा होगा। उस तरफ जाने के लिए नाव तो है ही हमारे पास, और अब तो कुछ लोग पुल भी बना रहे हैं ताकि जल्दी और आसानी से जा सकें। मुझे तो लगा था कि यहाँ रहना काफी मुश्किल होगा, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों ने यहाँ अच्छे से अपना बसेरा कर ही लिया। 5 बहू के चलते पूरा गांव बेघर होने से बचता है और अब समुद्र के तैरते अपने गांव के हिस्से पर पूरा बसेरा कर लेता है। सभी लोग खेती करके सब्जियां फल शहर ले जाकर बेचेंगे, जिससे उन्हें काफी मुनाफा होता। तो वहीं आसपास पानी होने की वजह से भी गांव वालों को खाने पीने की चीजों को छोड़कर बाकी चीजों में पानी को लेकर दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती। तुम 5 बहू ने तो सच में कमाल कर दिया। अगर तुम 5 ना होती तो हम कभी भी अपना ये मिट्टी का गांव नहीं बसा पाते। ऊपर से उस गांव में हमें कितनी गर्मी लगती थी, लेकिन यहाँ चारों तरफ समुद्र होने की वजह से गर्मी भी बिल्कुल ना के बराबर लगती है। ये तो बस भगवान की कृपा है, अगर उनकी कृपा ना होती तो हम सब ये कभी नहीं कर पाते। सभी लोग समुद्र पर तैरते अपने मिट्टी के गांव में काफी ज्यादा खुश थे और ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। सभी गांव वाले हर रोज की तरह अपने कामों में लगे होते हैं कि तभी अनुज और विनोद भागे भागे गांव में आते हैं और सभी को इकट्ठा कर लेते हैं। अरे क्या हो गया तुम दोनों को, इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो? कोई जरूरी खबर है क्या? अरे जिस अखिलेश ने हमारे गांव की जमीन हथियाई थी वो कोई बिजनेसमैन नहीं था और ना ही सरकार ने उसे हमारी जमीन बेची थी। वो तो एक फ्रॉड आदमी था और उसे आज पुलिस पकड़ कर ले गई। इसका मतलब अब हम लोग पहले जैसे अपने गांव में जाकर रह सकते हैं। मैं जानती थी कि एक ना एक दिन जरूर उस अखिलेश को उसके किए की सजा मिलेगी। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो अब हम सब अपने गांव वापस चलते हैं। वहां जाकर सबसे पहले तो माता रानी का कीर्तन करवाएंगे। सभी गांव वाले खुश होकर वापस गांव के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं और पहले की तरह ही अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो वहीं सभी गांव वाले अक्सर समुद्र पर तैरते अपने मिट्टी के गांव में भी जाया करते हैं और वहां पर भी काफी समय गुजारते हैं।